कायांतरित चट्टानों में पत्रण की क्रिया से अभिप्राय है। द प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन एमंग द मेटामॉर्फिक रॉक्स रिफर टू। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसमें जो फ्लोटेशन होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो इसमें देखो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ढेर सारे, तो इन ऑप्शनों को आप पढ़ते रहिएगा। इनमें से देखो सीधे हम लोग आंसर समझते हैं कि कह रहे हैं इसका आंसर बी होगा। कह रहे हैं कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना मीन्स इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस। मतलब इसमें जो है लेयर वाइज लेयर्स जो है अरेंज हो जाते हैं आपके रॉक्स। जैसे कि कह रहे हैं पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान या शैल कहते हैं। जो कठोर भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चट्टान या शैल। इसे उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार में बांटा गया है। इसे उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार में बांटा गया है। आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिससे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, ये चीज़ समझ रहे हो ना। टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल्स रिएक्शन, इन सब के कारण इनका धीरे धीरे क्रिया होती रहती है और धीरे धीरे ये बदलते रहते हैं। फिर शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में परिवर्तित होना पत्रण की क्रिया कहलाता है। तो यही आपका जो है फ्लोएशन एमंग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। फोलिएशन मतलब क्या है, सिंपली कि जब हम लोग चट्टानों को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या केमिकल रिएक्शंस जब इनमें होते हैं प्रकृति में, कई लंबा प्रोसेस है, कई सालों मतलब हजारों साल भी लग जाते हैं। तो ये क्या होता है कि इनके जो चट्टान जो मजबूत हैं वो जो है टूट टूट करके जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगते हैं, टूट टूट करके। और जब ये टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होंगे, कुछ रेखाएं बनाएंगे, तो वही यही प्रक्रिया हमारी प्रोसेस ऑफ फोलिएशन है एमंग मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब कायांतरित सेल के उदाहरण नीश, सिस्ट, संगमरमर आदि है। ये इसके उदाहरण है। अब देखो आगे एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि if W is a complex cube root of unity then, तो यहाँ पर देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या तात्पर्य है कि 1 प्लस डब्लू स्क्वायर, 1 प्लस डब्लू स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये हम लोग इसको यही तरह पेयर में बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इस शुरुआत के जहाँ समझ में ना आए चंद्रभूषण पूछना। 1 प्लस डब्लू स्क्वायर है, फिर ये डब्लू क्यूब, तो यहाँ पर जो है 1 प्लस डब्लू स्क्वायर डॉट 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 डब्लू की पावर 100। तो यहाँ पर देखो साफ साफ स्पष्ट है कि 1 प्लस डब्लू स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है, ये चीज़ ध्यान रखना। 1 प्लस डब्लू स्क्वायर क्या होगा, ये चीज़ 1 होगा। यही क्यूब रूट यूनिटी का मतलब है। तो ये 3 के पेयर बनाए, फिर इसमें 3 आगे बढ़ेंगे, डब्लू की पावर 3 प्लस डब्लू की पावर 4 प्लस डब्लू की पावर 5। हकीकत में डब्लू नहीं, इसको ओमेगा सिंबल की तरह इस टाइप से बनाते हैं, लेकिन ये डब्लू की तरह यहाँ प्रिंट में लिख दिया गया है। तो ये ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 है। शुरुआत के 3 बनाए, फिर इसी तरह सब में बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई, 1 हो गई। फिर यहाँ से ओमेगा क्यूब बाहर लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो ये ओमेगा क्यूब आएगा। ये यहाँ मिसप्रिंट है, गलत कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा हो गया। अब क्यूब रूट यूनिटी में जो है चूंकि ये 1 प्लस, चूंकि यहाँ पर 1 आ चुका है प्लस ओमेगा क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब रूट यूनिटी का तात्पर्य है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो
जब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। कैसे लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, फिर ऐसे पूरा मतलब फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो ये ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हमें यही चीज़ मिल गई है जीरो के इक्वल। ऐसे लिखेंगे जब ओमेगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 यानी ए क्यूब, इधर लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये क्या होता है? ए माइनस बी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो यहाँ पर जब इसकी जगह रखेंगे तो ये ओमेगा माइनस 1 हो जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे रखोगे ओमेगा माइनस 1 फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, जैसे जीरो के इक्वल होगा। यहाँ पर ये लगाए तो या तो ये जीरो के इक्वल होगा या तो ये। तो ये जो है यहाँ से अगर जीरो के इक्वल होगा या तो दोनों ही जीरो के इक्वल हो सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 1 आ जाएगा जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे, और जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 जो है जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हकीकत में ये जो तीनों का है, ये मैं यहाँ शुरुआत में गलत बता रहा था, ये जीरो के इक्वल आएगा। तो ये आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? जीरो के इक्वल आ गया। अब ये जीरो हो गया, फिर यहाँ से ओमेगा क्यूब कॉमन लिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा। इस टाइप से ये सब जीरो हो जाएगा, और लास्ट में जो है आपका देखते हैं क्या बचता है। तो इस तरह का सॉल्व करेंगे आप, तो ये ओमेगा इस तरीके से तीन 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 बनाएंगे तो टोटल ये 100 है, तो लास्टवा वाला संख्या बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। देखो इस सब में जीरो 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 रख दिया, सब में जीरो जीरो रख दिया, फिर अंत में हमारा क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा लास्ट में बचा। और यही जो है आपका 1 प्लस ओमेगा, चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो के इक्वल है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा? ये चीज़ इधर आ जाएगी तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो वही ये लिखा हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब समझ पाए बात को? इसमें कोई प्रश्न पूछना हो तो एक बार पूछ लो फिर से। ये ओमेगा की पावर 100 है, जो कि सॉल्व करने पर इससे इस प्रक्रिया द्वारा 3n प्लस 1 है। तो यहाँ पर n की जगह अगर आप 33 रख दो तो ओमेगा की पावर 99 प्लस 1 लिख सकते हो। इसको ओमेगा की पावर 99 को क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। मतलब 3 के मल्टीपल में है तो 1, और 3n प्लस 1 के मल्टीपल में है तो ओमेगा। ये चीज़ कैसे आ रहा है? ये इसी से आ रहा है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा 1 है, ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की क्यूब है, फिर ये n है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग कि ओमेगा n का क्यूब। ये जो n है पावर कुछ भी हो, होल 3 भी तो लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ n की जगह अगर मान लो सपोज करो ये 33 लिख दें और फिर 3, तो ये ओमेगा 99 हो गया ना। और ओमेगा 100 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 33 की क्यूब, और फिर से इसमें इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा 99 इंटू ओमेगा। तो ये बेस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये ओमेगा 100 हो गया। तो ये लास्ट वाले ये दो बचेंगे, वही यहाँ दिखा रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व किया हमने, तो ये ओमेगा 99 को 1 लिख दिया। फिर ये अंतिम वाला जो बचा, इसमें देखो ओमेगा 99 1 लिख देंगे तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा ही होगा। तो यही लिखा है लास्ट की संख्या में 1 प्लस ओमेगा। अब समझ पाए? तो ये हो गया यहाँ पर प्रक्रिया। अब इसके बाद ये दोनों का कहाँ से मान आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही वाले से आया जो मैंने बताया है आपको कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ओमेगा स्क्वायर इधर चला आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा? यही आपका इस टाइप से मतलब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आपका ये यूपी बिहार पुलिस में पूछा गया है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? In 2017 to 18, the ratio of achievement compared
to target of total agriculture credit flow in बिहार स्टेट वाज कितना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है 76% होगा। ये तो याद करने वाला है, इसमें तो कुछ और समझाने की चीज़ है नहीं। देखो तीसरे के बाद चौथा जो है क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी है जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो पथिक, ये याद रखने वाली चीज़ है कि पथिक नहीं है। क्यों नहीं है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती प्रति वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब देख रहे हो कवि कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है, मतलब 3 अगस्त को एक और प्रश्न आपको मिल गया है, पूछ सकता है आपसे कि कवि दिवस क्यों मनाया। हाँ, जयद्रथवत, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया और साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध कृतियां हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई हैं। अच्छा, एक और प्रश्न देखो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आ गया। यहाँ पर कह रहा है y जो है आपका tan इनवर्स x है और प्लस tan इनवर्स 1/x है। इसे देखो y इक्वल टू tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स 1/x है। तो कह रहा बताइए कि dy/dx क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है तुम्हें याद होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग dy/dx निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये 1/1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये है। अब ये तो हो गया हमारा। या फिर अगर ये कठिन लग रहा हो तो आप ऐसे मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो आप इनमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा लो फॉर्मूला, फिर इसको कर लो। पहले इसको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ना करके पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है तो ये होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, x है, और y की जगह क्या है, 1/x है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, देखो ये x प्लस वाई है तो x क्या है, x, और y क्या है, 1/x। फिर अपॉन में देखो 1 माइनस एक्स इंटू वाई क्या है, 1/x। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये x कट गया तो y इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस 1 अपॉन एक्स में आएगा। और यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 कितना होता है, हाँ, तो ये देखो 0 होता है। अब 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये इनफाइनाइट देगा तो tan इनवर्स इनफाइनाइट ये होगा, ठीक है ना। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट देंगे। अब ये इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, हमारी π/2 की होती है। tan 90 डिग्री पे ये इनफाइनाइट देता है तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan π/2, ठीक है। तो ये tan इनवर्स, ये tan हट जाएगा, केवल π/2 बचेगा। अब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन dy/dx का 0 आएगा। मतलब ये इस टाइप से प्रक्रिया है, ये इस टाइप से प्रक्रिया है पूरी, समझ रहे हो। देखो अगर आगे हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो इसमें कह रहा है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, मतलब द कैरेक्टर ऑन विच 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड इन। अब देखो इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर क्या है। तो इसमें जो है आपका आंसर बी है कि कोशिका भित्ति, केंद्रिक झिल्ली एवं पोषण की विधि, मतलब सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो एकदम याद कर लीजिए, यही लक्षण है जिनके द्वारा आधार पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित किया गया था।
क्या क्या है? जीव विज्ञान शाखा के अंतर्गत 5 जगत का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है: कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण व प्रजनन की विधि, फाइलोजेनेटिक्स संबंध। अंततः इन सब में उपयुक्त में से बी आंसर सही होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति, केंद्रिक झिल्ली तथा पोषण की विधि के आधार पर 5 जगत को वर्गीकृत किया गया है। 5 जगत, जो जगत को वर्गीकृत किया गया किसके आधार पर है बेटा? अब एक बार आप आंसर पढ़िए और बोलिए किसके आधार पर है? कोशिका भित्ति, केंद्र, झिल्ली एवं पोषण की विधि। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए 6th के बाद अगर हम लोग 7th क्वेश्चन पे अपने आते हैं, तो 7th क्वेश्चन में आपसे सिंपली कह रहा है कि तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भाई किसने करवाया? हु बिल्ड द राज राजेश्वर शिव टेम्पल ऑफ तंजौर? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है ए क्या हो जाएगा? राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो यहाँ पर ऑप्शन अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं, राज प्रथम ये आपको याद होना चाहिए। क्यों है, क्या कारण है? एक्सप्लेनेशन में देखिए कि बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वरम तमिलनाडु में तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये आपको याद होना चाहिए कि तमिलनाडु में ये स्थित है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राज चोल ने करवाया था। ये एकदम दिमाग में यहाँ फिट करना है तुमको। फिर आगे एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं आपसे कि यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है। फिर उसके बाद विश्व में यह पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट चट्टान द्वारा निर्मित है। मतलब ये विश्व में यह पहला एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी तैयार कर लो कि कौन सा ये मंदिर है? तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण ये ग्रेनाइट से बना हुआ है, विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है, इसको याद रखना। अब देखो उसके बाद ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो एकदम इजी है। इन दोनों को जोड़ दो, स्क्वायर कर दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये है आपका ये इन दोनों को घटा दो, फिर स्क्वायर कर दो। या फिर यहाँ पर देखो a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है। तो इसको अगर फॉर्मूले से हम लोग इसको करना चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में ये ए बी है केवल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इधर से अगर देखें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। और अपॉन में ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए बी। तो ये और ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया? 2ab 4ab हो गया, और ये अपॉन में ए बी, तो ये ए बी कट गया, तो देखो 4 आया। तो यानी इसका आंसर 4 आना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये 4 लिखा है, तो इतना ज़्यादा ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये फार्मूला का यूज़ करना था। अब देखो 9th में देखो सिंपली क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका का प्रवर्तक किस जो है न्यायाधीश को कहा जाता है कि मतलब जनहित याचिका का वो जो है लाया, कौन सा ऐसा न्यायाधीश है, जज है? तो विच अमंग द फॉलोइंग जजेज इज नोन फॉर हैविंग पायोनियर्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है जस्टिस पी.एन. भगवती हैं। और क्यों है जरा देखें यहाँ पर, जनहित याचिका पहिया भारतीय कानून के अंतर्गत सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। मतलब सभी सभी का हित हो, जो भी भारतीय नागरिक हैं उन सबका हित हो, इसलिए इसको लाया गया था। भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ भूतपूर्व न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा किया गया है। ये तो हो गया। जनहित याचिका भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, जबकि जनहित याचिका भारतीय संविधान में परिभाषित भी नहीं है। चलो अब उसके बाद देखो ये 10वां है, 10वां को जरा रीड करो, आराम से रीड करना। हाँ ये 10वां वाला। आफ्टरनून समर इज, हाँ ये ऐसे रीड करो। हाँ आफ्टरनून समर इज fading, the leaves fall in the ones and two from trees bordering
The new recreation ground in the hollows of afternoon. Young mothers assemble at swing and sandpit, setting free their children behind them at intervals. आगे। Stand husbands in skilled trades, an essence, an full of washing and the albums. Littered our wedding, laying near the television. Before them, the wine is running their courting places that are still courting places, but lovers are all in school, and their children so intent on finding more unripe apron, expect to be taken home. Their beauty Their has beauty thickened। has thickened. Something is pushing them to the side of their own lives. The albums lettered our wedding are. यहाँ पर देखो ये जो कह रहा है आपसे कि द एल्बम्स लेटर अवर वेडिंग आर, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर ये जस्ट अ पीस ऑफ क्लटर, ये सही है। क्यों सही है? ये क्लटर का मतलब यहाँ लिख लो अव्यवस्था। ठीक है, तो इसका द वेडिंग एल्बम विच वन सिग्निफाइड द हैप्पी मेमोरीज ऑफ द कपल इज नाउ लाइंग नियर द टेलीविजन देयर बाय पोजिंग कंफ्यूजन। मतलब आपसे सीधे कह रहे हैं ये जो जो भी आपको ये दिया गया है ये चीज़ें, ये अपना एल्बम से वर्णित कर रहा है कि मैं यहाँ गया, ये खींचा, वो खींचा, ये सब है। अब इसमें जो है जस्ट अ पीस ऑफ लेटर द वेडिंग एल्बम विच वन सिग्निफाइड द हैप्पी मेमोरीज को तो सिग्निफाइड कर रहा है कपूर के। नाउ लाइंग नियर द टेलीविजन, अब वो टेलीविजन के सामने बीत रहा है, दिन भर पूरा समय टेलीविजन में कट रहा है। देयर बाय पोजिंग कंफ्यूजन, और इसको समझ ही रहे होगे। अब इसके बाद देखो आपका ये 11वां प्रश्न क्या है, जरा पढ़िए। हाँ, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? हाँ, कौन सा संबंध सही नहीं है? जीएनपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल ह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। एनएनपी एफसी इक्वल टू जीएनपी, सारे ढेर सारे ऑप्शन है इसमें, आप पहला याद रखिएगा। पहला क्यों है, बैठ जाओ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी देश में एक निश्चित समय अथवा एक वित्त वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्यों को सकल राष्ट्रीय उत्पादी या जीएनपी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, जीएनपी के अंतर्गत यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश में रहकर व्यापार या जॉब करता है, जिसके बाद वो अपने लाभ को भारत में भेजता है, तो इस लाभ को जीएनपी में जोड़ा जाता है। इसके विपरीत यदि विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में व्यापार या जॉब करके अपने लाभ को भारत से बाहर भेजता है, तो इस लाभ को जीएनपी में घटाया जाता है। अतः इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन सही है। देखो यहाँ पर ये इसमें ये विशुद्ध क्या कहते हैं, एनडीपी में देखो प्लस मूल ह्रास प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, किसी को इंग्लिश में लिखा गया जीएनपी इक्वल टू एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक तरीके से जीएनपी कैलकुलेशन का, इसको याद रखना। जीएनपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल ह्रास प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये चीज़ याद रखना। 11वें के बाद देखो 12वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट चॉइस। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिसेज इंक्लूड द फॉलोइंग। जो मोस्ट यूज फॉर्मेट होता है नोटिसेज के लिए क्या होता है, नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, टाइटल, डेट, ए ऑप्शन हेडिंग, बॉडी, ऑल ऑफ द राइटर्स नेम। तो
तीनों ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग भी जरूरी है, बॉडी लिखने का उसमें पैटर्न और राइटर्स नेम क्या है, तो यहाँ तीनों ही जरूरी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव सही है। अब देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रेडियो द डिसइंटीग्रेटेड कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 2.31 इंटू 10⁻19 पर ईयर, इट्स हाफ टाइम इज अबाउट, तो इसका हाफ टाइम क्या होगा, तो इसका हाफ टाइम क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है टी हाफ का 0.639 अपॉन के, ये याद रखना 0.639 अपॉन के होता है, ये तुम्हें दिमाग में याद होना चाहिए। और ये के क्या है तुम्हारा, यही है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 2.31 इंटू 10⁻19, दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, के को क्या कहते हैं, दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ से रख दिया गया मान। अब इसके बाद 0.639 अपॉन 2.31 इंटू 10⁻19 है, ऊपर जाएगा 10⁻19 हो जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 इंटू 10⁻18 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 13 का बी हो चुका है। अब उसके बाद 14 हम लोग देखते हैं। 14 तुम्हें क्या कह रहा है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, कौन सी ऐसी घटना थी, तो ये सी वाली है, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। जो पर्ल हार्बर है, जापानी सैनिक का हमला हो गया था, मिलिट्री स्ट्राइक ऑफ जापान ऑन पर्ल हार्बर, ये चीज़ याद रखिएगा। अमेरिका ने सीधे द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश नहीं किया था। और आगे कह रहे हैं कि 7 दिसंबर 1941 को जापानी बम वर्षकों ने हवाई में पर्ल हार्बर में अमेरिकन नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, मतलब जापान वालों ने हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप इसमें अमेरिका के 188 विमान, 2000 से अधिक सैनिक मारे गए। अमेरिका ने फिर जापान, इटली, जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 14 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है।